दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि इस चैनल से जूनियर एडेड का पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियो आपको प्राप्त हो रहा है। यहाँ से उसकी तैयारी करवाई जा रही है। इसके पहले आप 6 लेक्चर का वीडियो प्राप्त कर चुके हैं। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप उन वीडियो को देख लेंगे, तभी समझ में आएगा, क्योंकि आदिकाल का यह आपका 7वां लेक्चर है। तो इसके पहले के 6 लेक्चर छूट जाएगा तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। और काफ़ी शानदार शानदार क्वेश्चन उन सभी वीडियोज़ में आप पाएंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। और आप उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पाएंगे या फिर मेरे प्लेलिस्ट में है। उसके लिए जूनियर एडिट का 2 प्लेलिस्ट है, एक मिक्स वीडियो का है और एक कंप्लीट कोर्स का है। दोनों वीडियो आप वहां से देख सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना। आइए चलो हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ हर एक टॉपिक से जो प्रश्न बनने वाला है उसको मैं इंगित कराते चल रहा हूँ। आइए हम लोग रासो साहित्य के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए पहला क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। ठीक। दूसरा टॉपिक है, दूसरा बिंदु, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विसल देवरासो है। यहां से एक प्रश्न बनेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का, यानी कि विसल देवरासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है कि पहला ग्रंथ मानते हैं। ऐसे समझिए साफ साफ। ठीक है ना। और ये वीर गीत परंपरा का इसको ग्रंथ माना जाता है। हालांकि इसको श्रृंगार रस से संबंधित माना जाता है, लेकिन इन्होंने वीर गीत परंपरा का माना है। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना और आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नवत है। मतलब ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये इसके रासो साहित्य के कौन कौन से रचनाकार हैं, यहाँ देखिए उसका सूची आपको यहाँ मिल रहा है। दलपति विजय, ठीक है ना, दलपति विजय खुमाड़ रासो इनकी रचना है। 9वीं शताब्दी इसका समय है। वीर रस से संबंधित है। भाषा राजस्थानी है और काव्य का जो रूप है यह प्रबंध काव्य है। क्लियर। नरपति नाल, नरपति नाल यह इनकी रचना है। बीसल देव रासो है। 1212 यह समय है इनका। रस की बात है तो श्रृंगार रस से संबंधित इसको माना जाता है। अध्याय 4 खंड है और काव्य का जो स्वरूप है वो क्या है, वीर गीत है। जगनिक, जगनिक को देख लिया जाए, इनके ग्रंथ का नाम है परमाल रासो या फिर आल खंड भी इसको कहते हैं। इनका समय क्या है, 1230। वीर काव्य है, मन वीर से संबंधित है और वीर काव्य है। वीर गीत से संबंधित मतलब काव्य का जो स्वरूप है यह वीर गीत है। आइए चंद्रवरदाई को देख लेते हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो इनकी रचना है। यह क्या है, वीर और श्रृंगार ये दोनों रस यहां प्राप्त होते हैं। 69 समय, उन समय का मतलब सर्ग कह सकते हैं, पाठ कह सकते हैं, चैप्टर कह सकते हैं। 69 चैप्टर हैं। भाषा डेंगल है और काव्य का जो रूप है वो क्या है, प्रबंध है। ठीक है ना। आइए भट्ट केदार, भट्ट केदार का जय चंद्र प्रकाश है। समय क्या है, 1224 और वीर रस से संबंधित है और जो काव्य का जो रूप है वो क्या है, प्रबंध काव्य है। मधुकर भट्ट का जो है जय मयंक जस चंद्रिका, क्या है, जय मयंक जस चंद्रिका। 1243 ईस्वी का समय है और प्रबंध काव्य है। ठीक है ना। आइए शारंगधर का क्या है हम लोग देख लेते हैं। शारंगधर हमीर रासो है। क्या है, शारंगधर की रचना क्या है, हमीर रासो है। नल्ल सिंह की रचना क्या है, विजय पाल रासो। यह वीर रस से संबंधित रचना है। 42 छंद हैं और जो काव्य का स्वरूप है वो वीर गीत है। श्रीधर का क्या है, रणमल्ल छंद। 1454 ईस्वी। वीर रस से प्रधान है ये, वीर रस की प्रधानता है इसमें। 70 छंद हैं, डिंगल भाषा है। काव्य का स्वरूप क्या है, वीर गीत है। ये है। अब आइए आगे देखा जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न बन सकता है कि
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, या सीधे पूछ सकता है हिंदी के प्रथम कवि कौन है, या ये पूछ सकता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है। तो ऐसे कई तरह से प्रश्न बनेंगे। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाए तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रथम कवि पूछा जाए तो चंद्रवरदाई हो जाएगा। ये पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे पहला महाकाव्य या फिर किसे पहला महाकवि माना है, तो महाकवि हो जाएंगे चंद्रवरदाई और महाकाव्य हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ऐसे यहाँ कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखिए, मित्र नहीं है दोस्तों, मिस्र है। इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, तो इसको करेक्शन करके मिलेगा, ठीक है ना। आपको आप समझ रहे हैं कि मेरे टेलीग्राम चैनल से सभी जो टॉपिक है इसका वीडियो आपको प्राप्त होता चला जा रहा है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप जो है कि ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से बहुत सारा वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जूनियर एडेड हिंदी का कंप्लीट कोर्स तैयार करवाया जा रहा है। मित्रों एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ, आप बुक को ज़रूर पढ़िएगा। बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हाँ, हम जो कंटेंट दे रहे हैं वह आपको एक तरह से एक तरह प्रैक्टिस सेट नहीं बल्कि तैयारी के दृष्टिकोण से एक तरह से रिवीजन करने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और आपका जो नोट्स बनाने का जो समय है वो आपका समय भी बच जाएगा, क्योंकि आप पीडीएफ लेकर के चाहें तो आप उसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, फ़ायदे हैं। और मेरे साथ बने रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है कि बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद निम्नांकित है। माने पृथ्वीराज रासो प्रामाणिक है कि अप्रामाणिक है, किसका क्या मत है, या कौन अर्ध प्रामाणिक मानते हैं, इसका सूची देख लीजिए। यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि एक विकल्प दे देता है कि इसमें किसने पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक माना है, या निम्न में कौन पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है, या निम्न में कौन पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक माना है, ऐसे दे सकता है। तो देखिए आपका जो प्रामाणिक मानने वाले लोग हैं, श्याम सुंदर दास जी हैं, मिश्र बंधु जी हैं, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हैं और कर्नल टॉड हैं। ये इतने लोग प्रामाणिक मानते हैं। अब देखिए अप्रामाणिक कौन कौन मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्हर, मुरारीदान, ये इतने लोग मानते हैं अप्रामाणिक है। अब अर्ध प्रामाणिक कौन कौन मानते हैं, देखिए मुनिजन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, ये इनको जो है कि क्या मानते हैं, अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। आइए अगला हम लोग देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने छंद हैं। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, छंद पूछा जाता है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। 68 छंद हैं, ठीक है ना। जो मुख्य छंद हैं कवित, चप्पे, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा, आर्या, ये सब हैं। अच्छा, चंद बरताई, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ बनेगा। छप्पे छंद का विशेषज्ञ, या यूं कहिए कि छप्पे छंद का बादशाह भी पूछा जाता है कि किस कवि को छप्पे छंद का बादशाह कहते हैं। तो मित्रों छप्पे छंद का बादशाह चंद्रवरदाई हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुकी संवाद के रूप में रचित माना है, ठीक है ना। सुकी संवाद कौन माने हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको माने हैं। किसको, पृथ्वीराज रासो को, ठीक। आइए, डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक कृत पृथ्वी राज विजय के आधार पर सन 1875 ईस्वी को पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया, ठीक है। आइए, पृथ्वीराज रासो को चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने यहाँ क्या है, ड़ होता है, करेक्शन करके आपको मिलेगा इसका पीडीएफ। जल्हड़ ने पूर्ण किया। ये बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि पृथ्वीराज रासो को किसने पूर्ण किया, तो जल्हड़ ने पूर्ण किया। और एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं कि जल्हड़ और चंद्रवरदाई में क्या संबंध था, किस प्रकार का संबंध था दोनों में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, यह यानी पृथ्वीराज रासो
एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये प्रश्न बनता है कि राजनीति की त्रासदी वाला ग्रंथ किसे मानते हैं, तो ये महाकाव्यात्मक त्रासदी इसी को मानते हैं, पृथ्वीराज रासो को मानते हैं। किसने कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। क्लियर। चलिए, हिंदी में सर्वप्रथम बारहमासा किस ग्रंथ में मिलता है, तो दोस्तों बीसल देव रासो में ही मिलता है बारहमासा का वर्णन। हालांकि उसके बाद बहुत सारे कवि किए, लेकिन सबसे पहले बीसल देव रासो में ही मिलता है। ठीक है ना। क्रयमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय यानी कि सर्ग है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना है, बीसल देव रासो को माना है। परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। ठीक है ना, किसको, परमाल रासो को। परमाल रासो को आल्लखंड भी कहते हैं, जैसे आपके ऊपर आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आल्लखंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ से बन रहा है। आल्लखंड को चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था, किस नाम से, आल्लखंड के नाम से, मतलब परमाल रासो को आल्लखंड के नाम से प्रकाशित करवाया था। कब, ये 1865। यहाँ से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं कि किस ग्रंथ को आल्लखंड कहते हैं, तो परमाल रासो। आल्लखंड को किस सन में चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था, तो 1865 में। आल्लखंड को किसने प्रकाशित करवाया था, तो चार्ल्स इलियट ने। ऐसे कई तरह के प्रश्न बन सकते हैं। आल्लखंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के वैश्वाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, क्योंकि वैशाख में इसको गाया जाता है, वैशाख नहीं, वर्षा ऋतु में इसको गाया जाता है। ठीक है। आइए, अब इस टॉपिक से, ये इतना रहा आपका रासो ग्रंथ। इस टॉपिक से जो जो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यह मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि इससे आपको लगेगा कि मेरा जो भी वीडियो आप देख रहे हैं यह अति महत्वपूर्ण है और हर परीक्षाओं में, बड़े लेवल की परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो इसमें तो आना ही आना है और इसके अंतर्गत ही आना है। आइए देखिए, पहला प्रश्न। 12 बरस लो कुक्कुर जीवो और 13 ले जियस यार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की हैं, ये कब पूछा गया है, कहाँ पूछा गया है, ये देख लीजिए अब। ठीक है, ये यूजीसी नेट में सेकेंड पेपर में दिसंबर 2007 में पूछा गया है और इसका उत्तर है डी, वही परमाल रासो, जिसको हम लोग आल्लखंड के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज जरूर बताएंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है, ये कब पूछा गया है, यहां देखिए, यूजीसी नेट सेकेंड पेपर में दिसंबर 2009 में पूछा गया है। इसका उत्तर क्या है, ए, यानी बीसल देव रासो नरपति नाल। ठीक है ना। प्रश्न क्या है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए, प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए, क्या इनमें से कौन सा युग्म संगत है, संगत पूछ रहा है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है, यह प्रश्न कहाँ पूछा गया, यूजीसी नेट सेकेंड पेपर में जून 2011 में पूछा गया है। इसका उत्तर क्या है, सी, अर्थात रामचंद्र शुक्ल। देख रहे हैं ना, कितना शानदार शानदार प्रश्न है जो आप अभी इस वीडियो में पढ़े हैं। आगे देखिए, प्रश्न क्या चाहे, राजमती इसमें से किस काव्यकृत की नायिका है, राजमती, यह कहाँ पूछा गया है, यूजीसी नेट थर्ड पेपर में जून 2015 में पूछा गया है और ये इसका उत्तर है सी, यानी बीसल देव रासो। राजा बीसल देव और उसकी नायिका जो है, रानी जो है कि राजमती, इन्हीं के प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है ना। आइए, पांचवा देखा जाए, आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में क्या उपलब्ध नहीं है, तो मित्रों देखिए, ये आपका सी, यानी कि सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। कहाँ पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके पहले आप जैन साहित्य पढ़ चुके हैं, सिद्ध साहित्य पढ़ चुके हैं, नाथ साहित्य पढ़ चुके हैं, रासो साहित्य पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये सिख साहित्य इसके अंतर्गत आता ही नहीं, आदिकाल के अंतर्गत। और आपको ये भी बता दें, अब इसका तो हम लोग भक्ति काल का वीडियो पढ़ेंगे, क्योंकि आदिकाल का ये अंतिम वीडियो है। आइए, छठवां देख लिया जाए, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, यह प्रश्न कहाँ पूछा गया, देखिए, यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया है। इसका उत्तर क्या है, डी, अर्थात वीर रस, यानी जितने भी आदिकालीन साहित्य लगभग ये सभी आदिकालीन साहित्य वीर रस से ओतप्रोत हैं। सातवां देखिए,
चंद वरदाई किसके दरबारी कवि थे? बहुत अच्छा प्रश्न है और ये यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर देखिए डी है, अर्थात महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है। 8वां देखिए, विसल देव रासो के रचयिता कौन है? विसल देव रासो के रचयिता कौन है? कहाँ पूछा गया है? यूपी टीजीटी 2011 में। उत्तर आपका है बी, नरपति नाल इसके रचयिता हैं। क्लियर। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, आदि काल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है? तो ये केवीएस पीजीटी देखिए 2014 में पूछा गया है। इसका उत्तर भी दिया है ए, यानी जन जीवन से हट करके राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। 10वां देखिए प्रश्न नंबर 10, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? यह कहाँ पूछा गया है? केवीएस पीजीटी 2014 में पूछा गया है। उत्तर क्या है? डी। भाषा क्या है? डिंगल और पिंगल। रासो ग्रंथ की भाषा जो है डिंगल और पिंगल, ये दो भाषा है। और 11वां देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? यह कहाँ पूछा गया है? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया है। और इसका जो ये प्रश्न कहाँ पूछा गया? 2018 में पूछा गया है। ठीक है ना। आगे देखिए, बस ये इतना ही है। अब इसके बाद से आप देखिए, यहाँ यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप टेलीग्राम चैनल से हमारा ये सभी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करेंगे तो इस पर अच्छे अच्छे कंटेंट भी डाल रहे हैं, कुछ रचनाओं को, कुछ छोटे छोटे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें डाल रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत सारा पीडीएफ यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब इसका तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।